तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सुशांत लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 हम लोग देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 क्लास 9। तो क्लास 9 में हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है राइज ऑफ हिटलर, हिटलर का उदय। तो पहले के भी क्लास में हम लोग देख चुके हैं, हिटलर के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। तो हिटलर के बारे में एक बहुत इंटरेस्टेड चीज है कि हिटलर का शादी होता है ईवा ब्राउन से और उसका मैरिज सिर्फ 40 दिन तक चलता है। हिटलर का मैरिज सिर्फ 40 दिन तक चलता है। हिटलर की एक बहन थी जर्मनी, जर्मनी का एक बेटा था, उसको अपने शादी के लिए टाइम नहीं मिला, लव लाइफ के लिए टाइम नहीं मिला, तो उसने अपने कजन से शादी कर दिया। बेटा का नाम था आइंस्टीन। हम लोगों को ये सब नहीं देखना है, हम लोगों को देखना है जर्मनी जो कि बिल्ला बैठा हुआ था, उसके पास कोई किसी प्रकार का काम नहीं था, खाली बैठा हुआ था। तो उसने सोचा कि वर्ल्ड वॉर करवा दिया जाए, विश्व युद्ध करवा दिया जाए। तो उसने क्या किया, उसे पावरफुल किंगडम कहा जाता था, शक्तिशाली राज्य कहा जाता था। तो विश्व युद्ध दो गुटों के बीच हुआ था, एलाइड पावर और सेंट्रल पावर। एलाइड पावर में थे फ्रांस, इंग्लैंड और रसिया। युद्ध कितना दिन तक चला था? 4 सालों तक युद्ध चला था, 1914 से 1918, 4 वर्षों तक युद्ध चला था। सेंट्रल पावर में थे ऑस्ट्रिया, जर्मनी। एक टाइम था कि जर्मनी ने पूरे फ्रांस और रसिया पे कब्जा कर लिया था। उसके बाद इंटरेस्टेड चीज होता है, 1917 में यूएसए का एंट्री होता है, 1917 में यूएसए का एंट्री होता है और नवंबर 1918 में वर्ल्ड वॉर ओवर हो जाता है। ओके, तो अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं कि जैसे वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट पड़ता है जर्मन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगला पॉइंट है हमारा कि विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो एग्जाम के पर्पज से हमारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रट्टा मारना होगा एकदम। तो जो पहला प्रभाव पड़ा, क्या हुआ कि इंपरर जो सम्राट था, जर्मनी का सम्राट जो राजा था, उसने क्या किया, अपने पद का त्याग कर दिया। तो पद का त्याग करने के बाद जो नेशनल असेंबली बैठा हुआ था, वेट कर रहा था कि कब जो इंपरर है उसका वो अपना पद का त्याग करे और हम लोग वहां डेमोक्रेटिक पावर लाया जाए, यानी कि नेशनल असेंबली को अपना पावर मिल जाता है जर्मनी में लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए। तो ये बहुत पहले से इंतजार कर रही थी कब जर्मनी का सम्राट त्याग दे देगा, अपना गिव अप कर देगा, सीट को गिव अप कर देगा और कब नेशनल असेंबली को अपना लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए मौका मिलेगा। तो ये पहला पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वहां पे संघवाद का सरकार बनाया जाता है, संघवाद का सरकार यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर में। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब हुआ जहां पे केंद्रीय और राज्य दो प्रकार की सरकारें हों, केंद्र और राज्य सरकारें हों। तो दो प्रकार का संघ चुना जाना था जर्मनी में, जो कि नेशनल असेंबली के द्वारा एडॉप्ट किया गया था। दो टाइप का सरकार वहां पे था, दो टाइप का सरकार चुना गया। तो अगला पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल असेंबली को अपना पावर मिल जाता है, जर्मनी में लोकतांत्रिक सरकार बनाया जाता है, वो भी संघवाद की सरकार, यानी कि संघ का गठन किया जाता है। संघ में दो प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, केंद्र की शक्तियां तथा राज्य की शक्तियां। ओके, तीसरा पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी के लोगों को अपना मत देकर मंत्री चुनने का अधिकार मिल जाता है, यानी कि वहां के पार्लियामेंट में मंत्री को चुनकर भेजने का अधिकार मिल जाता है। तो जर्मन पार्लियामेंट को हम रिच स्टेट के नाम से भी जानते हैं, जर्मन पार्लियामेंट को हम रिच स्टेट के नाम से जानते हैं। तो अब है कि रिच स्टेट क्या है, सवाल उठेगा मन में कि रिच स्टेट क्या होता है। तो रिच स्टेट वहां जर्मन के जो पार्लियामेंट है, यानी जर्मनी के संसद को हम क्या बोलते हैं, रिच स्टेट बोलते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि जर्मनी को वाइमर रिपब्लिक के नाम से जाना जाता था। तो एक समझौता हुआ था, जितना वहां नेशनल असेंबली और लोकतांत्रिक सरकार के बीच में एक समझौता हुआ था। तो हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वाइमर गणराज्य का जन्म। ठीक है, उसके बाद जो सबसे मेन क्वेश्चन उठता है
कि संधि के बाद जर्मनी के लिए बुरी क्यों थी, यानी कि वर्साइल की संधि जर्मनी के लिए बुरी क्यों थी। तो वाइमर गणराज्य का राज हो गया जर्मनी पे, वाइमर गणराज्य का राज हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि युद्ध के लिए बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा जर्मनी को। तो जर्मनी का जो 13% हिस्सा था, यानी कि जो उसका पार्ट था, जर्मनी का पार्ट, उसे देना पड़ गया, एलाइड पावर को देना पड़ गया। एलाइड पावर में मित्र राष्ट्र को देना पड़ गया। उसमें थे फ्रांस, पोलैंड और लुथानिया। इन्होंने क्या किया, दे लिया। तो जमीन के साथ साथ 75% आयरन, 26% कोयला किसको मिल गया, फ्रांस, पोलैंड और लुथानिया ने ले लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा कि जर्मनी की सेना को कम कर दिया जाता है, यानी कि डीमिलिटराइज कर दिया जाता है, मिलिटराइज कर दिया जाता है। जर्मनी की सेना को कम कर दिया जाता है। रिसोर्सेज, जितने भी सेना का कीमती रिसोर्स था, यानी कि जितना भी कीमती संसाधन था, जर्मनी का जितना भी रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज से हमारा मतलब है वहां का सोना कम पड़ गया था। सोना, चांदी, आयरन, कोयला, जितने भी थे जर्मनी का रिसोर्सेज, उसे एलाइड पावर ने, यानी कि मित्र राष्ट्र ने ले लिया। खाली दिमाग में बैठा हुआ था जर्मनी विश्व युद्ध करवाया, तो उसका खमियाजा कौन भरेगा, जर्मनी को भरना पड़ा। क्यों भरना पड़ा, तो एलाइड पावर ने उससे इतना ज्यादा मुआवजा ले लिया। तो जितना भी नुकसान हुआ था, मित्र राष्ट्र को जितना भी नुकसान हुआ था, यानी कि एलाइड पावर को जितना नुकसान हुआ था, उसका जिम्मेवार जर्मनी को ठहराया गया। और जर्मनी को कंपनसेट के रूप में 6 बिलियन यूरोज का जुर्माना देना पड़ा, 6 बिलियन यूरोज चुकाना पड़ा मित्र राष्ट्र को। इससे क्या हुआ, वाइमर गणराज्य बहुत कमजोर पड़ जाता है, और वाइमर गणराज्य से लोग बहुत नफरत करने लगते हैं। क्यों, विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 तक, 4 साल तक विश्व युद्ध चला। तो विश्व युद्ध 2 राष्ट्रों के बीच हुआ, मित्र राष्ट्र थे और एक केंद्रीय शक्ति थी। केंद्रीय शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा था जर्मनी और ऑस्ट्रिया। इसमें ऑस्ट्रिया और जर्मनी थे। तो जर्मनी के मन में ख्याली पुलाव आता है कि विश्व युद्ध के बाद हम पूरे दुनिया पे कब्जा कर लेंगे, पूरा दुनिया हमारा मुट्ठी में होगा। पता नहीं था इसको कि अपना चूना लग जाएगा। तो क्या होता है, इतना सारा इसको मुआवजा देना पड़ जाता है, चुकाना पड़ता है। 6 बिलियन यूरोज का इसको जुर्माना चुकाना पड़ता है। उसका जितना भी कीमती रिसोर्सेज थे, जितने संसाधन थे, और उसका कुछ पार्ट, जर्मनी का कुछ हिस्सा, यानी कि 13% हिस्सा, 13 को 15 मत कर दीजिएगा, नहीं तो अंक आ जाएगा 5। 75% आयरन, 26% कोयला, फ्रांस, पोलैंड और लुथानिया ने क्या किया, टेक ओवर कर लिया, उससे ले लिया। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है सो देखते हैं, नवंबर क्रिमिनल क्या था। तो क्या होता है कि जर्मन गणराज्य, यानी कि जो अभी जर्मन गणराज्य चल रहा था, वहां पे जर्मन गणराज्य, इसका शासन चल रहा था। इसने क्या किया कि विश्व युद्ध का खामियाजा भुगता। विश्व युद्ध जितना हुआ, जो नुकसान हुआ मित्र राष्ट्र को, उसने जर्मन गणराज्य ने इसका भरपाई किया, इसका क्षतिपूर्ति का भरपाई करता है। तो क्या होता है, जर्मन गणराज्य जो है पूरा तरह से टूट जाता है, यानी कि ब्रोकन, पूरा तरह से टूट जाता है जर्मन गणराज्य। और इससे जो लोग थे वो बहुत खफा हो गए। तो क्या था कि वहां के लोगों का कहना था कि 1918 में जो युद्ध खत्म हो गया, जिन्होंने शांति के समझौते पर पीस सिग्नेचर किया, शांति के समझौते पर साइन किया, वे लोग इसके जिम्मेवार हैं। तो एक है नवंबर क्रिमिनल्स। नवंबर क्रिमिनल्स किसे कहा गया, क्रिमिनल का मतलब है कि जो लोग शांति के समझौते पर सिग्नेचर करते हैं उन्हें हम पीस क्रिमिनल कहते हैं। नवंबर क्रिमिनल कहा जाता है, शांति समझौते पर वे हस्ताक्षर करने वाले थे। तो वहां के लोगों का मानना था कि जिन्होंने इसको अप्रूव किया, यानी कि 1918 ईस्वी में सरेंडर कर दिया, शांति के समझौते पे हस्ताक्षर किया, उतना आर्मी था जर्मनी के पास कि जर्मनी युद्ध करके वहां पे लड़ाई जीत सकती थी। ये लोगों का मानना था, वहां के लोगों का मानना था। ओके,
तो हमारा अगला पॉइंट है 1923 का आर्थिक संकट। तो जर्मनी विश्व युद्ध में तो कूद गया था, लेकिन उसके बाद का बर्बादी हम लोग देख रहे हैं। जर्मनी को कितना सारा भुगतान चुकाना पड़ा। तो 1923 का आर्थिक संकट का मेन रीजन क्या था, कॉजेज क्या था? तो जो पहला पॉइंट है हमारा, जो पहला रीजन है जर्मनी का आर्थिक संकट का, वो है कि जर्मनी का सारा पैसा, जितना भी पैसा युद्ध के लिए, सैनिकों के लिए, या फिर जितने भी रिसोर्सेस को सही तरीके से रखने के लिए गणराज्य उठा रहा था, वाइमर गणराज्य उठा रहा था, वो कहां से आता था? लोन से आता था। तो पैसा लोन से आता था, तो लोन का भुगतान करने के लिए क्या हो रहा था? लोन का भुगतान किससे कर रहा था जर्मनी? सोने से, गोल्ड से उसका भुगतान कर रहा था। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका जितना सोना था देश में, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अब है उसी टाइम दूसरा संकट आ जाता है, जो मेन पॉइंट है, इसका मेन रीजन है कि फ्रांस जर्मनी का कोयला लेने के लिए क्या करता है? रूर वहां का स्टेट है, उस पर कब्जा कर लेता है, पूरा उसका सोना तो गोल्ड ऑलरेडी जा रहा था उसका, यानी कि जितना उन्होंने लोन भी रखा था जर्मनी ने, उसका गोल्ड के साथ चुकता हो रहा था, गोल्ड से चुकाया जा रहा था। तथा रूर प्रदेश पर क्या करता है फ्रांस? जर्मनी का कोयला लेने के लिए उस पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि जर्मनी की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो जर्मनी ने क्या किया, अपना जो मुद्रा था, यानी कि पेपर करेंसी था, उसको बहुत ज्यादा प्रिंट करना शुरू कर देता था। तो इससे क्या होता है, वहां का भिखारी भी पूरा पैकेट भर के पैसा रखता था। तो ये कारण से क्या होता है, वहां का जो मुद्रा है बहुत नीचे लेवल तक गिर जाता है। इतना ज्यादा नीचे लेवल तक गिरता है कि एक अमेरिकी डॉलर बराबर 24,000 मार्क्स, यानी कि 24,000 जर्मन रुपीज। सोच लीजिए, ये अप्रैल महीने का है। दूसरा तो और बुरा स्थिति हो जाता है, जुलाई पहुंचते पहुंचते $1 का कीमत हो जाता है 3,53,000 जर्मन रुपीज। उसके बाद और बुरा दिन देखना था, जुलाई के बाद अगस्त आते आते 46,21,000 रुपए तक पहुंच जाता है। सिर्फ एक अमेरिकी डॉलर बराबर 46,21,000 रुपए हो जाते हैं। उसके बाद दिसंबर में तो हद हो जाता है, $1 बराबर 10 करोड़ जर्मन रुपीज, यानी कि जर्मन मार्क्स हो जाते हैं। तो मार्क्स का वैल्यू क्या होता है, पूरे विश्व स्तर पे बहुत सबसे निचले स्तर पर आ जाता है। मार्क्स का वैल्यू बहुत अधिक गिर जाता है, और जितने भी सामान थे वहां पे, जितने भी गुड्स थे, उनके दाम आसमान में चले जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि यूएस ने इसकी मदद करती है, अमेरिका का मदद करता है। इसके बाद भी जर्मनी का बहुत बुरा दौर आया। तो इसका मेन रीजन क्या था? वर्ल्ड वार, जिसका खुद जिम्मेवार जर्मनी था, जो भुगतान कर रहा था, अपना नुकसान झेल रहा था। यही था 1923 का आर्थिक संकट। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है जर्मनी में मंदी के साल थे 1929। तो जर्मनी में हम लोगों ने क्या देखा, पिछले पॉइंट में देखा कि जर्मनी ने किस तरह से मुआवजा दिया, मित्र राष्ट्र को किस तरह से मुआवजा दिया। तो जर्मनी का जितना भी सब कुछ चल रहा था वो लोन पे था, सब कर्ज लेके। कर्ज कहां से ले रहा था? अमेरिका से। अमेरिका जो था जर्मनी को कर्ज दे रहा था। तो इतना ज्यादा कर्ज हो गया, यूएसए का शेयर बाजार धराशायी हो गया। यहाँ का जो पूरा वर्ल्ड वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, दुनिया का जो सबसे बड़ा शेयर बाजार था, वो पूरा तरह से धराशायी हो गया 1929। तो लोगों ने क्या किया कि जो सट्टेबाज लोग थे, यानी कि जो बाजार में सट्टा लगाए हुए थे, उन्होंने उसे वापस ले लिया। जो लोग कंपनी में शेयर लिए हुए थे, उन लोग अपना शेयर लेना शुरू कर दिया, यानी पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कीमत का गिरावट का आशंका लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो उन लोगों ने क्या किया, अपना शेयर बेचने लगे। सिर्फ 24 अक्टूबर को, दिन था 24 अक्टूबर को, एक दिन में मात्र 1.3 करोड़ शेयर बेच दिया गया, जो कि सबसे ज्यादा शेयर था जर्मनी के इतिहास में। तो इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव, मंदी कहां पे हो रहा था? यूएसए में। ये मंदी था यूएसए में। यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज जो था सो धराशायी हो गया।
स्टॉक एक्सचेंज यहाँ का धाराशायी हो गया। तो जितना भी लोन लेके रखा था जर्मनी तो प्रभाव पड़ना तो लाजमी था, जर्मनी पे भी इम्पैक्ट पड़ता। तो हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा। तो 1929 तक तो ठीक था, खस्ता हाल था जर्मनी का, अमेरिका का स्थिति खराब था। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा 1932 में। इसका जितना भी औद्योगिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट था वो एकदम गिर गया। इसका 1932 में उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया। 1929 तक तो ठीक था जर्मनी का स्थिति, लेकिन 1932 तक आते आते इसका जो औद्योगिक उत्पादन था वो घटकर 40% तक पहुंच गया। अब अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेरोजगार की संख्या बढ़ गया। बेरोजगार का संख्या कैसे बढ़ गया? जो छोटे व्यापारी थे, यानी कि जो छोटे छोटे व्यापार करने का काम करते थे, उनका व्यापार पूरा तरह से डूब गया। वे एम्प्लॉय हो गए, छोटे छोटे काम करने लगे। किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जो हमारा तीसरा पॉइंट है, किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो जैसे ही अर्थव्यवस्था गिरती है, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था अगर खराब होती है, लोगों में भूखमरी की समस्या आएगी, तो लोग क्या करेंगे? अपराध पे उतर जाएंगे। क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया, जर्मनी में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया। जितने भी लोगों का सेविंग था, तो मुद्रा क्या था? मुद्रा कमजोर पड़ चुका था। हम लोग पिछले पॉइंट में देखें कि मुद्रा की स्थिति कितनी ज्यादा गिर गई थी। तो लोगों का जो सेविंग था वो पूरा तरह से डिक्रीज हो गया, कम हो गया, किसानों को नुकसान हो गया। तो यहाँ पे किसका शासन था? यहाँ पे गणराज्य का शासन था, जर्मन गणराज्य हम लोगों ने देखा। तो सरकार क्या हुआ? पूरा तरह से कमजोर हो गया। कोई भी लोकतंत्र, कोई भी डेमोक्रेसी जब कमजोर होता है तो उस पे किसका शासन आ जाता है? डिक्टेटर का। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि कैसे हिटलर का उदय होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हिटलर। इसके बाद का पॉइंट देखते हैं कि हिटलर कैसे जर्मनी में आता है। हिटलर का उदय कैसे हुआ? तो हम लोगों ने जाना कि लोन की वजह से, ऋण की वजह से क्या हुआ था? पूरा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पूरा जर्मनी में बढ़ गया था। जर्मनी तहस नहस हो चुका था। तो यहाँ का जो डेमोक्रेसी था, यानी कि जो यहाँ का लोकतंत्र था, वो पूरा तरीके से खत्म हो गया था। तो किसी भी देश का जब डेमोक्रेसी खत्म होता है, किसी भी देश का जब लोकतंत्र खत्म होता है, तो उस पर क्या आता है? तानाशाह का शासन होता है। तो एक तानाशाह वैसा ही था हिटलर। तो हिटलर का उदय होता है। इसका जन्म हुआ था 1889 में ऑस्ट्रिया देश में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के सेकेंड में इन्होंने क्या किया? आर्मी ज्वाइन कर लिया इसने। उसके बाद क्या करता है? 1919 में इसने एक राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसका बाद में इसका नाम, इस पार्टी में बाद में इसे इसका हेड बना दिया जाता है, प्रमुख बना दिया जाता है। तथा उसने क्या किया? इसका नाम बदलकर नेशनल वर्कर्स पार्टी रखा, जो कि नाजी पार्टी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुई। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे नाजी पार्टी जो है जर्मनी में अस्तित्व में आया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि वहां बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो जब आने से पहले, यहाँ आने से पहले, जर्मनी आने से पहले लोगों में उम्मीद खत्म हो चुकी थी, किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं बची थी। लोग रोटी के लिए तरस रहे थे। वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत खराब हो चुकी थी। तो हम लोग देखेंगे कि नाजी पार्टी ने अपने आप को कैसे उभारा। उतने गरीब देश में, उतने नीचे के लेवल में उसकी अर्थव्यवस्था पहुंच गई थी। हम लोगों ने देखा कि दिसंबर में 1929 के दिसंबर में हम लोगों ने देखा कि एक अमेरिकी डॉलर बराबर 10 करोड़ जर्मन रुपीज होता था, जर्मन रुपीज। तो ये चीज हम लोग पहले के पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग देखेंगे कि नाजी पार्टी ने अपने आप को कैसे उभारा। उसमें हमारा पहला पॉइंट आएगा। तो पहला पॉइंट है हमारा कि 1928 में क्या होता है कि नाजी पार्टी को सिर्फ 26% का वोट मिलता है, यानी कि नाजी पार्टी ने उतना पब्लिसिटी नहीं पाया जर्मनी में। तो जो अगला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है द ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि यूएस का जो
शेयर बाजार था वो पूरा तरह से टूट चुका था, धराशायी हो गया था, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि दिवालिया हो गया था, दिवालिया हो गया था, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। इसने क्या किया, नाजी पार्टी का किस्मत बदल के रख दिया। इससे जर्मनी का एंट्री का सबसे बड़ा रास्ता हिटलर के लिए खुल गया। थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि 1932 में फिर से क्या होता है, लोगों में उम्मीद जग जाती है। उसके बाद 37% वोट लाकर सबसे बड़ी पार्टी बनती है, नाजी वहां की सबसे बड़ी पार्टी बनती है। अगला पॉइंट है हमारा 4 नंबर पॉइंट कि जर्मनी जब कमजोर था तो वह लोगों से वादा किया हुआ था कि जर्मनी को वह बहुत मजबूत बनाएगा और जितने भी दूसरे देश का वहां पे प्रभाव था उस प्रभाव को वह कम करेगा, वहां बेरोजगारी दर खत्म करेगा, जो लोगों में बेरोजगारी है, गरीबी है, उसको वह मिटाएगा। तो लोगों को क्या हुआ, उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लोग उससे उम्मीद करते थे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि हिटलर ने जर्मनी में कैसे लोकतंत्र को खत्म किया। तो हम लोगों ने देखा कि वहां का जो डेमोक्रेसी था, लोकतंत्र था, वो किस तरह से कमजोर पड़ गया था। वहां का डेमोक्रेसी पूरी तरह से कमजोर पड़ गया था। तो इसके बाद क्या होता है, 30 जनवरी 1930 को राष्ट्रपति जो थे वहां जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। चांसलर का पद राज्य का, देश का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली पद होता था। तो क्या हुआ, इससे मंत्रिमंडल में जगह मिल गया। हिटलर को मंत्रिमंडल में अपना जगह बनाने के लिए अस्तित्व में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, दूसरा पॉइंट कि फरवरी माह में क्या होता है कि जर्मन का जो संसद भवन था उसमें रहस्यमय तरीके से अग्निकांड हो जाता है, आग लग जाता है। तो इसके लिए क्या था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, अपॉर्चुनिटीज थी, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज थी हिटलर के लिए, और हिटलर का रास्ता और आसान और साफ हो जाता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, 28 फरवरी 1930 को एक अग्निकांड का अध्यादेश जारी किया जाता है। तो इसमें अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस और सभा करने का आजादी और जितना भी नागरिक अधिकार था उसको अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। 28 फरवरी 1930 को रहस्यमय तरीके से क्या होता है कि जर्मनी का संसद में आग लग जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, वहां जो अभिव्यक्ति की आजादी थी, प्रेस की आजादी थी तथा नागरिकों का जो मूलभूत अधिकार था उसको लंबे समय तक निलंबित कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 3 मार्च 1933 को जो प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम मिला हुआ था, यानी कि इनवेलिंग एक्ट के तहत इनवेलिंग एक्ट पारित किया जाता है, 3 मार्च 1933 को अधिनियम एक पारित किया जाता है, इनवेलिंग एक्ट पारित किया जाता है। इसके साथ ही क्या होता है, तानाशाह को जगह मिल जाता है, तानाशाह को जगह मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जितने भी पार्टी थे जर्मनी में, बाकी जितने भी पार्टी थे, राजनीतिक दल थे, उन सभी को बैन कर दिया जाता है। यानी कि बाकी सभी पार्टी, नाजी पार्टी को छोड़ के सभी पार्टी को बैन कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि जितना भी पावरफुल चीजें, यानी कि मीडिया हो गया, आर्मी हो गया और वहां का जो राज्य हो गया, उस पे हिटलर ने कब्जा जमा लिया। तो पूरा कंट्रोल जो है सो तानाशाह का हो गया। पूरे जर्मनी में तानाशाह लागू हो गई, पूरे जर्मनी में तानाशाह लागू हो जाती है और लोकतंत्र खत्म हो जाता है, लोकतंत्र खत्म हो जाता है। पूरे तरह से लोकतंत्र में डिक्टेटर शासन लागू हो जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, पुनर्निर्माण। तो हिटलर ने धीरे धीरे क्या किया, अपना पैर पसारना शुरू किया। जर्मनी का विस्तार उसने शुरू किया। तो उसने क्या किया, हिटलर ने अर्थव्यवस्था को, जर्मनी का अर्थव्यवस्था पूरा तरह से हम लोगों ने पिछले पॉइंट में देखा कि खत्म हो चुका था। तो उस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अर्थशास्त्री हॉलमार्क शाफ्ट को जिम्मेवारी सौंपा गया। तो उसने क्या किया, हॉलमार्क शाफ्ट ने 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का टारगेट फिक्स किया, लक्ष्य तय किया। उसके बाद क्या होता है कि 1933 में जर्मनी लीग ऑफ नेशन से हट गया, उसने पल्ला झाड़ दिया, जर्मनी लीग ऑफ नेशन से उसने पल्ला झाड़ दिया।
तो हिटलर ने एक नारा दिया था, वन नेशन वन पीपुल वन लीडर, यानी कि एक जन एक साम्राज्य और एक नेता। इसके तहत उसने क्या किया, 1938 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी को साथ में मिला लेता है, साथ कर लेता है। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया का कब्जा था, जो कि जर्मन भाषा का क्षेत्र था, सुडेंटरलैंड, उस प्रांत पर कब्जा कर लिया। ओके, तो उसी के दौरान इस जो ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले के तहत उसने क्या किया कि जो अभी मशहूर सुपर हाईवे है अजंता की कार्ल फॉक्सवैगन है, उन्हीं इसी का इस परियोजना का देन है, इस प्रोजेक्ट का ही देन है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसका यानी कि साम्राज्य विस्तार का काम शुरू कर दिया। हिटलर ने साम्राज्य विस्तार का काम शुरू किया। तो 1936 में राइनलैंड पर सबसे पहले कब्जा किया, दोबारा शासन जमा लिया, जो कि राइनलैंड जर्मनी का हिस्सा था, इस पे दोबारा शासन जमा लिया। 1938 में ऑस्ट्रिया जर्मनी को साथ कर लेता है। इसके बाद स्लोवाकिया के हिस्से में जो कब्जे में तो जर्मन भाषा सुडेंटरलैंड था, उस प्रांत पर कब्जा कर लेता है। और उसका एक नारा था, एक साम्राज्य एक जन एक नेता। इसके तहत उसने साम्राज्य विस्तार का काम किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जर्मनी की शक्ति बढ़ते जा रही थी, हिटलर का शासन बढ़ते जा रहा था, हिटलर का तानाशाह बढ़ते जा रहा था। तो हिटलर के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। पहले तो जर्मनी के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अब जर्मन ही बनता है रीजन, उसमें शासक होता है हिटलर। तो हम लोग देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है। जर्मनी का पोलैंड पर कब्जा हो जाता है। इसका वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ जंग शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ताकत बढ़ते जा रहा था, हिटलर का तानाशाही भी बढ़ते जा रहा था, डिक्टेटर होते जा रहा था। तो उसने क्या किया कि पोलैंड पर कब्जा जमा लिया। फ्रांस का कब्जा था, फ्रांस और इंग्लैंड में इसके कब्जे के साथ विश्व युद्ध का जंग का शुरुआत हो गया। 1940 में जर्मनी के साथ इटली और जापान इसमें दौड़ जाते हैं इस युद्ध में। तो जून 1941 में जर्मनी क्या करता है, जैसे जैसे इसका पावर बढ़ते जाता है, ये तो पावरफुल होते जा रहा था धीरे धीरे, तो इन्होंने क्या किया, सोवियत संघ यानी कि रूस पर आक्रमण कर दिया। तो इसमें यूएस यानी कि अमेरिका नहीं जाना चाहता था, इस विश्व युद्ध में नहीं जाना चाहता था, लेकिन वह ज्यादा दिन तक नहीं बच सकता था। क्यों नहीं जाना चाहता था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसने बहुत आर्थिक स्थिति झेली थी, आर्थिक स्थिति इसकी खराब हो गई थी, इसका जो शेयर बाजार था वो पूरा तरह से नष्ट हो गया था। तो इस रीजन से यह युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था। लेकिन जर्मनी कहाँ मानने वाला था। तो जापान क्या करता है, पूरब में अपनी ताकत बढ़ा रहा था, उसने इंडो चाइना पे कब्जा कर लिया। तो अब सवाल उठता है कि इसका नाम इंडो चाइना क्यों है? चाइना का तो उस टाइम पता नहीं था। हिंदुस्तान इंग्लैंड के कब्जे में था। तो इंडो चाइना में 3 देश आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे इंडो चाइना, एक पूरा चैप्टर है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में। तो जापान का क्या होता है, इंडो चाइना पे कब्जा हो जाता है, जो कि पहले फ्रांस का था। यहाँ पे किसका शासन था? फ्रांस का। तो क्या होता है, इसके बाद जापान का आगे ताकत बढ़ता है, तो पूरब में यूएस नेवल बेस पर आक्रमण करने का सोचने लगता है और आक्रमण करता है। तो यूएस बहुत दिनों तक अपने आप को रोक नहीं पाता है। इसके बाद क्या होता है कि विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, विश्व युद्ध में मई 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिरा देता है और हिटलर की हार हो जाती है। इसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो जाता है। नेक्स्ट